नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लेकर आए प्लेटफॉर्म के द्वारा नया प्रैक्टिस सेट निकाला गया है जो बिहार कर्मचारी चयन आयोग कार्यालय परिचारी का है। इसमें टोटल जो है 32 सेट दिया हुआ है जो पूर्णतः जो है न्यू पैटर्न पे आधारित है। पाठ्यक्रम में क्या क्या रहेगा तो समान अंक गणित रहेगा, समान ज्ञान का प्रश्न रहेगा, समान हिंदी का रहेगा। कुल 100 प्रश्न रहेगा और कुल अंक 400 का है। प्रत्येक सही प्रश्न के लिए 4 अंक दिया जाएगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। समय की अवधि कितनी है तो ये 2 घंटा है। तो एक एक प्रैक्टिस सेट डेली लेकर आएंगे और फुल डिटेल सॉल्यूशन के साथ। तो आप जरूर देखिए, काफी फायदा करेगा। काफी अच्छा पोस्ट है। टोटल 3700 जो है 27 पोस्ट निकला है। 100 प्रश्नों को 3 पार्ट में बांटा गया है। समान गणित के 30 प्रश्न है, दूसरा पार्ट में समान ज्ञान के 40 और समान हिंदी के 30 प्रश्न है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं समान ज्ञान के प्रश्न, उसके बाद समान हिंदी का, उसके बाद आखिरी में जो है समान गणित का प्रश्न देखेंगे। 31वां नंबर से शुरू करते हैं। समान ज्ञान का प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन को मिलाने का सबसे उग्र विरोध किसने किया। असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन को मिलाने का सबसे उग्र विरोध किसने किया, और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो है जिन्ना ने। क्या है? जिन्ना ने किया। असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन को मिलाने का सबसे उग्र विरोध जिन्ना ने किया था। मोहम्मद अली जिन्ना ने गांधी जी के राजनीतिक में धर्म को न लाने की सलाह दी थी। उन्होंने खिलाफत आंदोलन में गांधी जी की भागीदारी के विरुद्ध गांधी जी को सावधान किया था कि वे मुस्लिम धार्मिक नेताओं एवं उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित न करें। मौलाना मोहम्मद अली, शौकत अली, अबुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खां और हसरत मोहानी खिलाफ आंदोलन के प्रमुख नेता थे। खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों को मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध, विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ टर्की के समर्थन में आंदोलन था। क्या था? आंदोलन था। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किस मापनी के द्वारा किलोमीटर और मील दोनों की दूरियों को दर्शाया जा सकता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तुलनात्मक मापनी के द्वारा। तुलनात्मक मापनी के द्वारा साधारण मापक में एक साथ सिर्फ 2 इकाइयां ही दिखाई जाती है। विकर्ण मापन में 3 इकाइयां एक साथ दिखाई जा सकती है। तुलनात्मक मापनी एक क्रमिक या रैंक प्राप्त है, रैंक क्रम पैमाना है जिसे गैर मीट्रिक पैमाना भी कहा जाता है। तुलनात्मक मापनी के उदाहरण में मील तथा किलोमीटर, मीटर तथा गज आदि है। क्या है? आदि है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारत में वाणिज्यिक फसल है। भारत में वाणिज्यिक फसल है और इसका सही आंसर हो जाएगा सरसों भी है, तंबाकू भी है, जूट भी है। इनमें से सभी हो जाएगा। क्या है? इनमें से सभी हो जाएगा। वाणिज्यिक फसल का उपयोग इनकी बिक्री का तुरंत मुद्रा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। सरसों की फसल के लिए शुष्क एवं ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है और इसके लिए 50 से 80 सेंटीमीटर वर्षा उपयुक्त मानी जाती है तथा 18 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री तापमान की उत्तम मानी जाती है। तंबाकू भी उसी तरह खेती के लिए 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक औसत तापमान चाहिए और 80 से 120 सेंटीमीटर वर्ष भर जो है वर्षा होनी चाहिए। तंबाकू मूलतः उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय जो है वो फसल है। जूट पश्चिम बंगाल, बिहार, असम तथा इसमें लगे हुए पूर्वी भागों की एक व्यापारिक जो है क्या है फसल है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। कह रहा है कौन सा ऊर्जा स्रोत नवीकरणीय है। कौन सा ऊर्जा स्रोत जो है नवीकरणीय है। तो जल भी है, पवन भी है और सौर भी है। तो आंसर हो जाएगा कौन सा? उपयुक्त में से सभी। जब किसी ऊर्जा स्रोत का उपयोग दोबारा न किया जा सके तथा उसकी उपलब्ध जो है सीमित हो, ऐसे स्रोतों से प्राप्त ऊर्जा को अनवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, परमाणु ऊर्जा आदि। और जब किसी ऊर्जा स्रोत के उपयोग पुनः या सतह रूप से किया जा सकता है तो ऐसे स्रोतों से प्राप्त ऊर्जा को नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा आदि। कोयला किस प्रकार का संसाधन है। कोयला जो है किस प्रकार का संसाधन है तो वो है अनवीकरणीय। क्या है? अनवीकरणीय जो है। भारत में सर्वाधिक ऊर्जा जो है कोयला से भी प्राप्त किया जाता है। अनवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन जिनके भंडार जो है सीमित है तथा एक बार उपयोग में आने के बाद उनके पुनः पूर्ति में हजारों लाखों वर्ष जो है लग जाते हैं। निम्नलिखित में से किस एक को भारत में वैश्वीकरण के कारण सबसे कम लाभ हुआ। किस एक को भारत में वैश्वीकरण के कारण सबसे कम लाभ हुआ, और इसका जो है सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कृषि क्षेत्र। क्या है? कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र को भारत में वैश्वीकरण के कारण सबसे कम लाभ हुआ। कृषि क्षेत्र में कम निवेश के कारण अधिक लाभ नहीं मिला। सर्वाधिक निवेश जो है सेवा क्षेत्र को मिला। क्या है? सेवा क्षेत्र को मिला है। कांडला पत्तन किस राज्य में है। कांडला पत्तन जो है वो किस राज्य में है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात में है। कांडला पत्तन जो है गुजरात राज्य में स्थित है। पश्चिमी समुद्र तट पर गुजरात राज्य में कच्छ की खाड़ी में स्थित कांडला
जो है प्रधानता एक आयात पत्तन है जो पेट्रोलियम, उर्वरक एवं गंधक आदि को आयात करता है। कांडला पोर्ट को अब दीनदयाल जो है पत्तन के नाम से जाना जाता है और यह एक ज्वारीय पत्तन है। क्या है? ज्वारीय पत्तन है। नेक्स्ट है मतगणना का कार्य जो है कौन करता है? मतगणना का कार्य कौन करता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा चुनाव आयोग। क्या है? चुनाव आयोग करता है। संविधान के जो है भाग 15 के अनुच्छेद, क्या है? अनुच्छेद कितने में वर्णन है? अनुच्छेद 324 से 329 में निर्वाचन से संबंधित उपबंध जो है दिया गया है। भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना ये भी पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा 5 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था निर्वाचन आयोग की स्थापना। यह एक स्थायी संवैधानिक जो है निकाय है। क्या है? निकाय है। निर्वाचन आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और मुख्य चुनाव आयोग का कार्यकाल अगर पूछा जाए, कार्यकाल अगर कभी कभी पूछ लिया जाए तो 6 वर्ष होना चाहिए, 6 वर्ष तक, या जो है 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो तब तक वो पद पे बने रहेंगे। क्या है? बने रहेंगे। अगला है निम्न में से कौन एक राजनीतिक अधिकार नहीं है? राजनीतिक अधिकार नहीं है और इसका आंसर होगा किसी धर्म को स्वीकार करने का अधिकार जो है राजनीतिक अधिकार नहीं है। 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया है। धर्म की अभिवृद्धि के लिए प्रयास करने की स्वतंत्रता का प्रावधान अनुच्छेद 25 में किया गया है और धार्मिक संस्थाओं के संचालन की स्वतंत्रता का प्रावधान अनुच्छेद 26 में किया गया और किसी धर्म को प्रोत्साहित करने हेतु कर से छूट का प्रावधान अनुच्छेद 27 में किया गया है। कुछ विशिष्ट शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक कार्यों को करने की स्वतंत्रता का प्रावधान अनुच्छेद जो है 28 में दिया गया है। अगला प्रश्न है कि कौन सा जो है कदम लोकतांत्रिक सुधार का जो है सूचक है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंचायती राज। पंचायती राज जो कदम है लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिला से, यह भी पूछा जाता है कि कहाँ से शुरू हुआ था पंचायती राज, तो राजस्थान के नागौर जिला, क्या है? नागौर जिला से कब शुरू हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था। पंचायती राज व्यवस्था को द्विस्तरीय बनाने की सिफारिश अशोक मेहता समिति ने किया था और भारत में पंचायती राज के शिल्पकार जो कहा जाता है वो बलवंत राय मेहता को माना जाता है। त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था को राजस्थान एवं आंध्र प्रदेश जो है 1959 में 2 राज्यों ने सर्वप्रथम जो है वो अपनाया था और ये 2 अक्टूबर 1959 को जो है जवाहरलाल नेहरू जी ने शुरू किए थे राजस्थान के नागौर जिले से। क्या है? नागौर जिले से। पंचायतों का निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोग करता है और लॉर्ड रिपन को आधुनिक भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक जो है वो कहा जाता है। लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किए थे। और राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को। क्या है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। अगला है भारत के विभाजन के संदर्भ में असत्य कथन को चुने। असत्य कथन को चुने। द्विराष्ट्र का सिद्धांत लागू था, ये सही है। पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान एक साथ नहीं था, ये गलत है। क्या है? गलत है। पंजाब और बंगाल प्रांत को धर्म के आधार पर बांटा गया, ये सही है। भारत और पाकिस्तान 2 संप्रभु राष्ट्र बन गए, ये भी सही। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो बी। क्या है? बी हो जाएगा। भारत का विभाजन जो है 3 जून योजना के आधार पर किया गया। 3 जून योजना के आधार पर जो है 1947 में हुआ। रेड क्लिफ की अध्यक्षता में सीमांकन आयोग जो है बनाया गया। पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान क्रमशः बंगाल और पंजाब विभाजन के बाद बनाया गया। पूर्वी पाकिस्तान 1971 ईस्वी में बांग्लादेश के रूप में जो है अस्तित्व में आया। क्या है? अस्तित्व में आया। 26 मार्च को बांग्लादेश स्वतंत्रता दिवस मनाता है, ध्यान रखिएगा। 26 मार्च को बांग्लादेश जो है स्वतंत्रता दिवस मनाता है। 14 अगस्त को जो है पाकिस्तान मनाता है और 15 अगस्त को अपना भारत मनाता है। वर्ष 1919 में कौन सा एक्ट लाया गया था? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वह है रॉलेट एक्ट। क्या लाया गया था? रॉलेट एक्ट लाया गया था। भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों के दमन के लिए रॉलेट एक्ट लाया गया था। सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में सदस्य कमेटी की सिफारिशों के आधार पर रॉलेट एक्ट जो है वो पारित किया गया था। क्या है? पारित किया गया था। इस एक्ट में क्या प्रावधान था कि मजिस्ट्रेट केवल संदेह के आधार पर ही किसी व्यक्ति को अनिश्चित काल के लिए जेल में डाल सकता है और इस एक्ट को बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का कानून कहा था। इसे काले कानून की भी संज्ञा दी गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? और इसका सही आंसर हो जाएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी। किसने की? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की प्रथम अधिवेशन। वर्ष 1885 ईस्वी में जो है ये अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन। और कहाँ हुआ था? तो ये बॉम्बे में हुआ था। क्या है? बॉम्बे में
हुआ था। इसमें जो है भारतीय प्रांतों से 72 प्रतिनिधि जो है भाग लिए थे। क्या 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इस अधिवेशन का जो डेट था वो 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में ये हुआ था। अगर 86 में जो दूसरा अधिवेशन हुआ था उसके जो अध्यक्षता किए थे दादा भाई नौरोजी, और इसमें जो है प्रतिनिधियों की संख्या बढ़कर 434 हो गई थी। तीसरा 87 में जो हुआ है मद्रास में सैयद बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने थे। 88 में इलाहाबाद में हुआ जॉर्ज यूलो अध्यक्ष बने थे, यानी प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बने थे। 96 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ, एम रहमतुल्लाह सियानी बने थे अध्यक्ष, और इसमें महत्वपूर्ण बात हुई थी कि पहली बार राष्ट्रीय गीत जो है वो गाया गया था। नेक्स्ट है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था, और इसका सही आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस ने। क्या है, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। 1939 ईस्वी में त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष पद के चुनाव जीतकर कांग्रेस कार्यकारिणी में मतभेद होने के कारण इस्तीफा देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। और ये कब किया, तो ये 3 मई 1939 ईस्वी को फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी का गठन किया। नेक्स्ट है दोहा राजधानी है। दोहा राजधानी है किसकी, तो यह है कतर की राजधानी जो है वो दोहा है। कतर देश का मुद्रा जो है अगर देखा जाए, ये मुद्रा तो क्या है, मुद्रा जो है वो रियाल है। क्या है, रियाल है। सीरिया की राजधानी दमिश्क है। सीरिया की अगर राजधानी की बात करें तो ये राजधानी क्या है, दमिश्क है। क्या है, दमिश्क है। तुर्की की राजधानी जो है वो क्या है, तो अंकारा है। क्या है, अंकारा है। मुद्रा यहाँ का लीरा है। क्या है, लीरा है। ओमान की राजधानी कहाँ है, तो ओमान की राजधानी मस्कट है। मुद्रा जो है रियल है। क्या है, रियाल। सूक्ष्म वित्त के संदर्भ में SHG में S क्या दर्शाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा वो सेल्फ। क्या है, सेल्फ को दर्शाता है। स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप। स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप वास्तव में ग्रामीण क्षेत्रों में 10 से 20 व्यक्तियों, खासकर महिलाओं का एक अनौपचारिक समूह होता है जो अपनी बचत तथा बैंकों को लघु ऋण लेकर अपने सदस्यों के जरूरतों को पूरा करते हैं और विकास गतिविधियां चलाकर जो है वो गांवों के विकास और सशक्तिकरण में योगदान देते हैं। सूक्ष्म शक्ति योजना क्या है, सूक्ष्म शक्ति योजना है, सूक्ष्म वित्त योजना। सूक्ष्म वित्त योजना के द्वारा गांव, कस्बा और जिला में गरीब परिवारों को स्वयं सहायता समूह से जोड़कर ऋण मुहैया जो है कराया जाता है। क्या है, जाता है। निम्नलिखित में किस अधिनियम के बाद भारत ब्रिटिश ताज के नाम से शासित होने लगा, और इसका सही आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1858। 47 के जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। 1858 को भारत सरकार अधिनियम के तहत भारत का शासन सीधे जो है महारानी विक्टोरिया के अधीन जो है वो चला गया। गवर्नर जनरल का पद जो है बदलकर क्या हो गया, तो ये भारत का वायसराय कहलाने लगा। क्या, भारत के वायसराय जो है कहलाने लगा, और भारत में ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व बन गया। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय था। निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग को भारत में कार्यशील जनसंख्या या कार्यशील आयु माना जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा 15 से 59 वर्ष। क्या है, 15 से 59 वर्ष माना जाता है। छोटे छोटे जो है इसमें पार्ट में बांटा गया है। मान लें कि 15 से 39 वर्ष को जो है कार्यशील वर्ग, क्या है, कार्यशील जो है वो कार्यशील आयु वर्ग, कार्यशील आयु वर्ग किया गया, जिसके 2 उपवर्ग है। मान लें कि एक तो 15 से 39 वर्ष भी है, वो 40 से 64 वर्ष है। क्या है, 64 वर्ष है। तो 15 से 59 वर्ष को आयु वर्ग को भारत में कार्यशील जनसंख्या का कार्यशील आयु जो है वो माना जाता है। एक कहा जाता है बाल आयु वर्ग, बाल आयु वर्ग ये है 0 से 14 वर्ष। क्या है, 14 वर्ष अनुत्पादक वर्ग है। एक जो है प्रौढ़ आयु वर्ग है, प्रौढ़ जो है आयु वर्ग ये है 15 से 64 वर्ष। उत्पादक वर्ग क्या है, उत्पादक है। तो वृद्ध आयु वर्ग 64 वर्ष से अधिक को ये अनुत्पादक वर्ग है। क्या है, अनुत्पादक वर्ग है। नेक्स्ट है फरवरी 1947 में जो है लॉर्ड बेवेल के स्थान पे, लॉर्ड जो है बेवेल के स्थान पे भारत का वायसराय किसे नियुक्त किया गया था, और इसका सही आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। क्या है, लॉर्ड माउंटबेटन को। ब्रिटेन में श्रमिक दल के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा की कि वे जून 1948 से पहले भारतीयों को सत्ता सौंप देंगे। एटली ने लॉर्ड बेवेल को स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय जो है वो नियुक्त किया। क्या है, नियुक्त किया। और भारत के अंतिम वायसराय के रूप में लॉर्ड माउंटबेटन भारत आए, जिनका एकमात्र उद्देश्य था अतिशीघ्र भारत को स्वतंत्रता देना है। लगभग 2 माह के बातचीत के उपरांत माउंटबेटन इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि विभाजन ही एकमात्र जो है वो विकल्प है। क्या है, विकल्प है। हर साल हॉर्नबिल महोत्सव निम्नलिखित में किस राज्य में मनाया जाता है,
और इसका आंसर हो जाएगा नागालैंड में मनाया जाता है। नागालैंड में मनाया जाता है। दिसंबर 1 से 10 दिसंबर तक प्रारंभ जो है वो किया जाता है। सागा दावा त्यौहार सिक्किम राज्य के रहने वाले बौद्ध समुदाय द्वारा मनाया जाता है। लौसुंग त्यौहार को सिक्किम का नववर्ष का उपलक्ष्य में मनाया जाता है। मात्सु मोंग त्यौहार बुआई के बाद मई के पहले सप्ताह में नागालैंड के एक एओ जनजाति द्वारा जो है मनाया जाता है। खर्ची पूजा जो है हर साल जुलाई अगस्त में त्रिपुरा में आयोजित की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है 1976 में अनुच्छेद 51 के तहत भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य जो है शामिल किए गए थे? और इसका सही आंसर होगा बी 4A में। क्या है? 4A में शामिल किए गए थे। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के जो है वो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। बाद में जो है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जो है 11 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को रूस के संविधान से लिया गया। क्या है? रूस के संविधान से जो है वो लिया गया है। अगला है नरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 ने भारत के कई जिलों में एक वर्ष में खाली स्थान दिनों के रोजगार की गारंटी दी है। तो वो है 100 दिनों का। क्या है? 100 दिनों की गारंटी दी है। यदि श्रमिक के निवास स्थान से 5 किलोमीटर से अधिक दूरी पर कार्यस्थल होने पर 10% अतिरिक्त भत्ता देने का जो है वो प्रावधान है। नरेगा योजना जो है शुरू हुआ था कब? तो 2 फरवरी। क्या है? 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के बंदनापल्ली गांव से तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने प्रारंभ किया था। नरेगा योजना प्रारंभ में चुनिंदा 200 जिलों में लागू किया गया था। 1 अप्रैल 2008 से नरेगा योजना संपूर्ण देश में लागू किया गया। कब? तो 1 अप्रैल 2008 को। और 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम जो है वो मनरेगा कर दिया गया। क्या? मनरेगा रखा गया। अगला है भारत ने किस देश से जूट उत्पादकों के भूमि मार्ग आयात पर रोक लगाया है? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा सी, बांग्लादेश। क्या है? बांग्लादेश जो है लगाया है। यह प्रतिबंध 27 जून 2025 को लागू किया गया है। बांग्लादेश से जूट के कपड़े, रस्सियां और थैले जैसे उत्पादों के आयात को भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सभी भूमि बंदरगाह से प्रतिबंधित किया गया है। इन उत्पादकों का केवल महाराष्ट्र के नहावा सेवा बंदरगाह के माध्यम से ही आयात किया जा सकता है। यह प्रतिबंध विदेश व्यापार महानिदेशालय DGFT द्वारा जो है जारी अधिसूचना के अनुसार किया गया। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के जंगलों में दुर्लभ जो है ब्लू पिंक गिल मशरूम की खोज हुई है? दुर्लभ जो है ब्लू पिंक गिल मशरूम की खोज हुई है। और ये खोज कहाँ हुई? तो तेलंगाना में हुई। किस राज्य में? तेलंगाना में हुई है। समुद्र जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध जो है कागज नगर में हर मानसून में मशरूम की कई प्रजातियां देखने को मिलती है। मशरूम की यह प्रजाति मुख्य रूप से न्यूजीलैंड में पाई जाती है। इसे स्काई ब्लू मशरूम भी जो है कहा जाता है। अगला है जोमेटो ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? जोमेटो ने, तो ध्यान रखिएगा, शाहरुख खान को। क्या है? शाहरुख खान को बनाया है। जोमेटो की स्थापना जो है 2008 में हुआ था। क्या है? 2008 में हुआ था। इसके संस्थापक दीपेंद्र गोयल और पंकज चड्ढा है। इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। भारत ने सहकारी व्यापार गठबंधनों को बढ़ावा देने के लिए जो है वो किस देश के साथ समझौता किया है? किस देश के साथ समझौता किया? और इसका आंसर होगा जाम्बिया। क्या है? जाम्बिया से आंसर हमारा जो हो जाएगा वो जाम्बिया होगा। भारत के सहकारिता मंत्री अमित शाह के घोषणा के अनुसार भारत और जाम्बिया ने सहकारी गठबंधनों को मजबूत करने के लिए एक व्यापार समझौता को औपचारिक रूप जो है वो दिया है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? और इसका आंसर होगा 12 अगस्त को मनाया जाता है। क्या है? 12 अगस्त को मनाया जाता है। और 2025 का जो है थीम है, क्या थीम है? तो सतत विकास लक्ष्यों और उससे आगे के लिए स्थानीय युवा कार्य है। क्या है? कार्य है। भारत सरकार द्वारा PM-E ड्राइव योजना को किस वर्ष तक बढ़ाया गया है? PM-E ड्राइव योजना को, और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 2028 तक जो है वो बढ़ाया गया है। भारी उद्योग मंत्रालय ने PM-E ड्राइव योजना का विस्तार किया है, जो इलेक्ट्रिक वाहन EV को अपनाने और इसके चार्जिंग से जुड़े बुनियादी ढांचों को गति देने का एक कार्यक्रम है। क्या है? कार्यक्रम है। इसमें E-ट्रैक, E-एम्बुलेंस, E-बसों और चार्जिंग बुनियादी ढांचे जैसा कुछ सेगमेंट के लिए 2 वर्ष की अवधि बढ़ा दी गई है। क्या? बढ़ा दी गई है। PM ड्राइव योजना की अवधि 31 मार्च 2026 तक था, इसे बढ़ाकर 31 मार्च जो है 2028 तक कर दिया गया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किसके बीच भारत की सबसे लंबी रूट वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन सेवा का उद्घाटन किया है? और इसका सही आंसर हमारा जो है वो है नागपुर पुणे। क्या है? नागपुर पुणे। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की संख्या
26-101 और 26-102 के रूप में जो है नागपुर पुणे के बीच जो है वो चलेगी, क्या है, चलेगी। और यह वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन सप्ताह में 6 दिन चलेगी। कितने? 6 दिन चलेगी। भारत की सबसे कम उम्र के फेडरेटेड फीमेल चेस प्लेयर कौन बन गई है? और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो है आरिनी लाहोटी। क्या? आरिनी लाहोटी। इनका जन्म 19 सितंबर 2019 को दिल्ली में हुआ है। इन्होंने धारक उद्धवती भट्टाचार्य 6 साल 4 महीने का देश के सबसे कम उम्र के फेडरेटेड चेस प्लेयर का रिकॉर्ड तोड़ा है। वर्तमान में आरिनी लाहोटी की फीडे रेटिंग जो है वो कितना है? तो वो है 1553। क्या है? 1553 है। नेक्स्ट है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह क्या होता है? विरल से सघन की ओर जो जाती है, मतलब इस तरह है तो यहाँ इस तरह से जा रही है, अब ये इधर मुड़ जाएगी तो यहाँ पर जो है ये सघन है और ये जो है वो विरल है। क्या? विरल है। इसमें जो है वेग जो है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इसमें जो वेग है वो बढ़ जाता है, तो अभिलंब की ओर जो है वो झुक जाती है। आंसर हमारा जो हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष मायोपिया को ठीक करने के लिए किस प्रकार का लेंस का उपयोग किया जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस का जो है उपयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाता है। निकट के ही वस्तु को स्पष्ट देखता है, लेकिन निकट दोष नाम रखा गया है, लेकिन दूर की वस्तुएं जो है वो धुंधली दिखाई देती है। तो इसका आंसर हमारा जो हो जाएगा अवतल लेंस। विद्युत प्रतिरोध जो है का SI मात्रक क्या है? विद्युत प्रतिरोध, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस का, तो इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा ओम होगा। क्या है? ओम होगा। R बराबर जो होता है V/I होता है। एक और फार्मूला होता है R बराबर ρL/A होता है। क्या है? ρL/A होता है। ये दोनों फार्मूला ध्यान रखिएगा। क्या? ध्यान रखिएगा। प्रतिरोध किसी चालक का वह गुण है जिसमें प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा को वो क्या करता है? विरोध करता है। क्या है? विरोध करता है। विद्युत मोटर एक ऐसा उपकरण है जो परिवर्तित करता है। क्या है? परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। मोटर जो है क्या करता है? अगर उसमें जो है करंट दीजिएगा यानी बिजली दीजिएगा तो वो घूमने लगेगा, तो वो क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को, क्या है, विद्युत ऊर्जा को जो है बदल रहा है यांत्रिक ऊर्जा में। क्या है? यांत्रिक ऊर्जा में बदल रहा है। यह फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का पालन करता है। क्या है? बाएं हाथ का नियम का पालन करता है। किसका? फ्लेमिंग का। क्या है? फ्लेमिंग का करता है। समीकरण Fe2O3 2Al ये बदल जाता है Al2O3 + 2Fe किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? और इसका सही आंसर होगा ये विस्थापन अभिक्रिया। क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। विस्थापन जो है वो अभिक्रिया है। धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी एकदम याद रख लीजिए। सबसे पहले जो है पोटेशियम होगा, उसके बाद सोडियम होगा, उसके बाद कैल्शियम होगा, उसके बाद जो है मैग्नीशियम होगा, उसके बाद एल्युमिनियम होगा, उसके बाद जो है जिंक होगा, उसके बाद जो है वो Fe होगा, उसके बाद जो है Pb होगा, उसके बाद जो है H होगा, उसके बाद जो है Cu होगा, उसके बाद Hg होगा, उसके बाद Ag होगा, उसके बाद Ae होगा। इतना तो आप पूरे अच्छे से ध्यान रखिएगा तो लगभग जो है ढेर सारा प्रश्न पूछे जाते हैं, इस पर बन जाएंगे। अम्लीय विलयन का pH मान कितना होता है? अम्लीय विलयन का pH मान कितना होता है? तो 7 से कम होता है। आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगर एक pH स्केल है, अगर यहाँ पर 0 रखते हैं, यहाँ पर 14 है और यहाँ पर जो है 7 है, तो 7 के जगह पर रहता है वो उदासीन होता है। क्या? उदासीन। इधर जो होता है वो अम्लीय होता है। क्या है? अम्लीय होता है। और इधर जो है वो क्या होता है? तो ये होता है अम्लीय और क्षारीय होता है। क्या है? क्षारीय होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, 7 से ज़्यादा क्षारीय होता है, 7 से कम जो है अम्लीय होता है। आंसर हमारा 66 के बी हो जाएगा। कौन सी धातु कमरे के तापमान पर जो है वो द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो वो है पारा। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या है? 67 का जो है पारा कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में, अधातु पूछ रहा है तो ध्यान रखिएगा यही गलती हो जाता है। पारा जो है वो धातु है। क्या है? धातु है। आंसर हमारा ब्रोमीन होगा। ब्रोमीन भी जो है द्रव अवस्था में रहता है और ये अधातु है। क्या है? अधातु है। तो ये दोनों जो है कंफ्यूजन को ध्यान रखिएगा। क्या है? ध्यान रखिएगा। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है? 3 हमारे पास होता है। एक होता है एल्केन, एक होता है एल्कीन। क्या है? ENA। एक होता है एल्काइन। क्या है? एल्काइन BNA। इसका सामान्य सूत्र CnH2n + 2 होता है। इसका सामान्य सूत्र CnH2n होता है और इसका समान सूत्र CnH2n - 2 होता है। यहाँ देख लीजिए कौन सा है, तो CnH2n + 2। आंसर हमारा जो है वो सी हो जाएगा। 68 का सी हो जाएगा। मानव शरीर में भोजन का पाचन अधिकांशतः किस अंग से होता है? तो अधिकांशतः जो पाचन होता है वो होता है छोटी आंत से, स्मॉल इंटेस्टाइन से जो है अधिक पाचन होता है।
छोटी आंत एक लंबी कुंडली नली होती है जहाँ अधिकांश जो है एंजाइमेटिक पाचन और भोजन में से पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे का चयन किया था? और इसका सही आंसर होगा वो है मटर का। क्या है? मटर का जो है वो चयन किया था। अब आइए थर्ड पार्ट देखते हैं, समान हिंदी का। समास कितने प्रकार के होते हैं? समास जो है कितने प्रकार के होते हैं? तो मेनली समास जो है 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो अव्ययी भाव, क्या है? अव्ययी भाव समास होते हैं। तत्पुरुष होते हैं, क्या है? तत्पुरुष होते हैं। कर्मधारय, क्या है? कर्मधारय होते हैं। दिग्गु होते हैं, क्या है? दिग्गु होते हैं। द्वंद्व होते हैं, क्या? द्वंद्व समास। एक जो है बहुव्रीहि, क्या है? बहुव्रीहि होते हैं। तो कितने हो गए? 6 हो गए। इनमें कौन सा वाक्य जो है अशुद्ध है? बताना है कि कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो किसान के खेत में जंगली जानवर आ गए, ये शुद्ध है। वह हाथी पागल हो गया, क्या है? वह हाथी पागल हो गया, ये भी शुद्ध है। खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ, खरगोश को काटकर जो है गाजर खिलाओ, ये वाक्य अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप हुआ खरगोश को गाजर काटकर खिलाओ। खरगोश को गाजर काटकर खिलाओ, ये हमारा शुद्ध होगा, तो यही गलत हो जाएगा। आंसर हमारा सी हो जाएगा। यहाँ गाय का ताज़ा दूध मिलता है, ये सही है। कवि का स्त्रीलिंग रूप है, कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो कवियत्री होगा, कवित्री। अब यहाँ पर कवित्री ऐसे लिखा गया, कैसे लिखा गया? तो कवियत्री होगा। आंसर हमारा जो है बी होगा, क्या है? बी होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, किस शब्द में बहुब्रीहि समास नहीं है? बहुब्रीहि समास नहीं है, तो गंगा यमुना बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। ये जो है बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। गंगा यमुना में जो है कौन समास है? तो द्वंद्व समास है, क्या है? द्वंद्व जो है ये समास है। अब बहुब्रीहि समास कहते किसे? तो जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता हो, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करता हो, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे चंद्रशेखर, लंबोदर, चतुर्भुज, ये सब जो है वो क्या है? बहुब्रीहि समास है। और द्वंद्व समास में जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो, द्वंद्व में जो क्या होता है? द्वंद्व है यानी दोनों पद जो है वो क्या हो? प्रधान हो। जैसे नदी नाले, पाप पुण्य आदि। स्वार्थ का संधि विच्छेद क्या होता है? स्वार्थ का, तो इसका जो होगा स्व, क्या है? स्व प्लस जो होगा अर्थ होगा, क्या है? स्व प्लस अर्थ, स्वार्थ, क्या है? आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों को खूब नाको चने चबाए, नाको चने चबाए, वाक्य में नाको चने चबाए क्या अर्थ है? तो ये होता है क्या है? बहुत परेशान करना, यानी ए हो जाएगा, बहुत परेशान करना। हम साथ साथ पढ़ते हैं, वाक्य किस काल का उदाहरण है? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, भूतकाल का। साथ साथ पढ़ते थे, हम साथ साथ पढ़ते थे जो है वो किस काल का है? तो भूतकाल के। थे मतलब बीत चुका है, भूतकाल का। आगे नाथ न पीछे पगा, आगे नाथ न पीछे पगा लोकोक्तियां का क्या अर्थ होगा? तो इसका अर्थ होगा कि किसी तरह की जिम्मेदारी का ना होना, आगे नाथ न पीछे पगा होना। अमृत का पर्यायवाची शब्द, अमृत का पर्यायवाची शब्द जो है वो क्या होगा? तो पहले होता है क्या क्या होता है? एक तो होता है सुधा होता है, अमेय होता है, सोम होता है, पीयूष होता है, क्या है? पीयूष होता है, सुरभोग होता है, क्या है? सुरभोग होता है। इसमें आंसर जो हमारा हो जाए कौन सा? ए, अमेय, क्या है? अमेय हो जाए। अगला प्रश्न है कि स्वर के साथ स्वर मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे खाली स्थान कहते हैं, और उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं, क्या है? स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन संधि किसी व्यंजन का व्यंजन से अथवा किसी स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। मोहन चाकू से सेव काट रहा है, चाकू से सेव काट रहा है, वाक्य में चाकू से किस कारक का उदाहरण है? किस कारक का जो है उदाहरण है? और इसका आंसर हो जाएगा करण कारक, क्या है? करण कारक का उदाहरण है। संज्ञा आदि शब्दों के जिस रूप से क्रिया के करने के साधन का बोध हो अर्थात जिसकी सहायता से कार्य संपन्न हो वह करण कारक कहलाता है, क्या है? करण कारक। करण कारक के लिए कारक चिन्ह में से के द्वारा, क्या है? से के द्वारा। पढ़िएगा आगे, कर्ता ने करण से करण को, इस तरह का जो है 8 कारक का प्रकार होता है, सब एक साथ जो है रहता है। उसी से अनुसार हम देखना कि चाकू से यानी से या के द्वारा, वो करण कारक हो गया। नि उपसर्ग से बना शब्द है, नि उपसर्ग से बना शब्द है, और इसका आंसर हो जाएगा निवास है, क्या है? निवास है। निराकरण, निर्भय, निरपराध, निरुपसर्ग से ये सब बना हुआ है। चलिए अगला देखते हैं। कृष्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कृष्ण का पर्यायवाची शब्द जो है नहीं है 83 का। तो सबसे पहले जो है कृष्ण के पर्यायवाची शब्द जान लेते हैं क्या क्या होता है। एक तो होता है वासुदेव, क्या है? वासुदेव,
मुरलीधर क्या है, मुरलीधर। हरि, हरि। घनश्याम क्या है, घनश्याम। केशव क्या है, केशव। मुरारी क्या है, मुरारी। ये सब जो है वो क्या है, पर्यायवाची शब्द जो है कृष्ण क्या है। इसमें आंसर जो होगा मदन। मदन जो है कृष्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। मदन जो है कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। किनके, कामदेव के पर्यायवाची शब्द है। जो अतिथि का सत्कार ना करे उसे कहेंगे, क्या कहेंगे, तो इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो है बी, आतिथ्य। क्या है, आतिथ्य। जिसके आने की तिथि मालूम ना हो, अतिथि। जिसके आने की तिथि मालूम ना हो, अतिथि। और अतिथि सत्कार की भावना, आतिथ्य। अतिथि सत्कार की भावना जो है वो हो जाएगा आतिथ्य। सीमा या मर्यादा से रहित, अमर्यादित, बहुत कम बोलने वाला, अल्पभाषी, ईश्वर में विश्वास करने वाला, आस्तिक। क्या है, आस्तिक। और जो अतिथि का सत्कार ना करे उसे कहेंगे आतिथ्य। क्या है, आतिथ्य। मशक शब्द का उद्भव रूप कौन सा है, और इसका सही आंसर होगा मच्छर। क्या है, मच्छर। मशक शब्द का तद्भव रूप जो है, मशक शब्द का तद्भव रूप कौन सा है, तो वो है मशक का मच्छर। मीत का तद्भव शब्द जो है तत्सम रूप मित्र होता है। मीत तद्भव शब्द का तत्सम रूप मित्र होता है। मक्खी तद्भव शब्द का तत्सम रूप जो है मचका होता है। क्या है, मचका होता है। यानी जो शब्द संस्कृत से हिंदी भाषा में विकृति या परिवर्तन रूप में आया हो उसे तद्भव कहते हैं। लाइफ एंड सॉन्ग्स, लाइफ एंड सॉन्ग्स कविता संकलन किसी की रचना है, और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो है रेनर मारिया रिल्के का। लाइफ एंड सॉन्ग्स जो है कविता संकलन है रेनर मारिया रिल्के का। रेनर मारिया रिल्के की रचना है। रेनर मारिया रिल्के एक बोहेमियन ऑस्ट्रेलियाई कवि और उपन्यासकार थे। इन्हें व्यापक रूप से सबसे गहन जर्मन भाषा के कवियों में से एक के रूप में जो है वो मान्यता प्राप्त है। इनमें से सर्वनाम शब्द कौन सा है, सर्वनाम शब्द, और इसका आंसर हो जाएगा कौन। क्या है, कौन। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग हो उसे सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग हो उसे सर्वनाम कहते हैं। हिंदी में मूल सर्वनामों की संख्या कितनी है, तो हिंदी में जो है वो 11 है। क्या है, 11 है। जैसे मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या है, ये सब क्या है, सर्वनाम है। क्या, सर्वनाम है। इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है, शुद्ध शब्द जो है वो कौन सा है, तो ये होगा विद्या वाचस्पति। क्या है, विद्या वाचस्पति जो है ये शुद्ध शब्द है। क्या है, शुद्ध शब्द है। दार्शनिक, दार्शनिक जो है कैसे लिखा जाता है यहाँ पर देखते हैं। दार्शनिक लिखा जाता है इस तरह, दार्शनिक। क्या है, दार्शनिक इस तरह लिखा जाता है। निर्भय जो है अगर कहा जाए तो इस तरह। शिविर पूछ ले तो ये हो जाएगा इस तरह। वेशभूषा, ये क्या हो जाएगा, वेशभूषा हो जाएगा। क्या, वेशभूषा हो जाएगा। अनामिका के रचनाकार कौन है, अनामिका के रचनाकार, और इसका सही आंसर होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनकी और भी जो महत्वपूर्ण रचना है जैसे परिमल, गीतिका, अनामिका। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं बनी है, क्रिया से नहीं बनी है, तो इसका आंसर हो जाएगा भलाई। क्या है, भलाई जो है वो नहीं बनी है। भलाई भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं बनी है। भाववाचक संज्ञा, जो संज्ञा शब्द किसी भाव का बोध कराता हो, जैसे क्या क्या हो गया, तो ये हो गया प्रेम, घृणा, प्रशंसा। क्या है, प्रशंसा आदि। द्विज को अनेकार्थी क्या है, द्विज का अनेकार्थी क्या है, और इसका सही आंसर हो जाएगा दांत। क्या है, दांत। द्विज का अनेकार्थी शब्द है ब्राह्मण, दांत, पक्षी, चंद्रमा आदि। इनमें से घोटक शब्द क्या है, घोटक शब्द क्या है, तो वो है तत्सम है। क्या है, तत्सम है घोटक। घोटक का तद्भव शब्द जो होता है वो घोड़ा होता है। क्या है, घोड़ा होता है। यानी घोटक जो है वो क्या है, अगर मान लिया कि घोटक लिखा हुआ है तो यह है तत्सम है। क्या है, तत्सम है। और इसका जो है तद्भव, क्या है, तद्भव जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो घोड़ा हो जाएगा। इसका जो है वो तद्भव क्या हो जाता है, घोड़ा होता है। सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है, सर्वनाम का भेद इनमें कौन सा नहीं है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम है। गुणवाचक जो है वो नहीं है। क्या है, गुणवाचक सर्वनाम के जो है भेद नहीं है। सर्वनाम के जो है कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम के टोटल जो है 6 भेद हैं, 6 भेद हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। घास फूस में कौन सा समास है, घास फूस में कौन सा संवाद है, तो द्वंद्व समास है, क्योंकि दोनों पद जो है इसमें प्रधान है, घास और फूस। जिस सामसिक शब्द के दोनों पद प्रधान हो, तो जिस समास का जो है दोनों शब्द जो है प्रधान हो, पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर अथवा या एवं लगता हो, वह द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे पाप पुण्य का समास
विग्रह, पाप या पुण्य। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो एक नया सार्थक शब्द बनता है वह समास कहलाता है। ध्यान रखिएगा, इसके 6 भेद होते हैं। राम किताब पढ़ता है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? और इसका आंसर होगा कर्तवाच्य है। क्या है? कर्तवाच्य है, जहां कर्ता की प्रधानता हो। राहुल खेल रहा है। कर्मवाच्य, जहां कर्म की प्रधानता हो। राम से पत्र लिखवाया जाता है। भाववाच्य, जहां क्रिया की प्रधानता हो, जैसे मुझसे अब चला नहीं जाता है। नेक्स्ट है गद्यांश को पढ़ना है और उसके पर प्रश्नों में सबसे उचित विकल्प को चुनना है। कि होरी कंधे पर लाठी रखकर घर से निकला, जो धनिया द्वार पर खड़ी उसे देर तक देखती रही। इसी तरह तो धनिया की चिंता का कारण क्या था? क्या है? धनिया के चिंता का कारण क्या था? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा होरी के निराशा भरे शब्द। क्या है? होरी के निराशा भरे शब्द। तो ये अच्छे से पढ़िएगा, इसी पे आधारित जो है वो प्रश्न है। अंतःकरण से आशीर्वाद देना का अर्थ क्या है? और इसका सही आंसर हो जाएगा किसी को दिल से आशीर्वाद देना। किसी को दिल से आशीर्वाद देना है। विपन्नता के इस अथाह सागर में सुहाग ही तृण था के लेखक का अभिप्राय क्या है? और इसका आंसर होगा कि पति ही धनिया का एकमात्र जो है वो सहारा है। क्या है? सहारा है। होरी की पत्नी का नाम क्या था? होरी की पत्नी का नाम क्या था? तो वो था धनिया। क्या है? धनिया था। अथाह सागर का अर्थ क्या है? अथाह सागर का जो है अर्थ क्या है? तो ये होगा अत्यंत गहरा। क्या है? अत्यंत गहरा। आंसर जो हमारा हो जाएगा ए होगा। क्या है? ए होगा। 2 पार्ट देख लिए हैं, अब तीसरा पार्ट देखते हैं सामान्य अंक गणित का। क्या एक यौगिक संख्या है? क्या एक यौगिक संख्या है? और इसका सही आंसर हो जाएगा नहीं, एक यौगिक संख्या नहीं है। ऐसी संख्या जिनके एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य गुणज होते हैं उन्हें यौगिक संख्या कहते हैं। तो इसका तो कोई नहीं है गुणज, तो यह होगा बी नहीं। कितने समय में 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1600 से बढ़कर 1852.20 हो जाएगा? तो सूत्र में चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर जो होता है, चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर होता है P इंटू 1 प्लस R बटा 100 के पावर T होता है। 1852.20 हो जाता है किसका? 1600 का 1 प्लस 5% के दर से 100 और कितने समय में हमें T निकालना है। तो ये हो गया 1852.20 अब बटा 1600 बराबर हो जाएगा 21/20 के पावर T। तो ये हो जाएगा 9261/8000 बराबर हो जाएगा 21/20 के स्क्वायर। स्क्वायर में तो टी हो जाएगा। क्या? टी हो जाएगा। अब 21/20 के पावर 3 करेंगे, 9261/8000 जो क्या है वो है 21/20 के क्यों, ये हो जाएगा 21/20 के पावर टी हो जाएगा। टी कॉमन कर देंगे तो टी बराबर हमारे पास आ जाएगा 3। यही हमारा 3 वर्ष निकल जाएगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी होगा। यदि ए बराबर जो है 2 के पावर क्यू गुना 3 है, बी बराबर 2 गुना 3 के पावर 2 है गुना 5 है, सी बराबर इतना है तथा एलसीएम ए बी सी है बराबर इतना है, तो एन बराबर होगा। क्या है? एन का मान जो यहाँ पर ये लिखा हुआ वो बराबर होगा, ये हमें बताना है। तो ए बराबर हम एक जगह लिख लें 2 के पावर 3 गुना 3, बी बराबर क्या होगा 2 गुना 3 के पावर 2 गुना 5, सी बराबर होगा 3 के पावर n गुना 5, और ए बी सी का जो है एलसीएम क्या दिया हुआ है 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 2 गुना 5 दिया हुआ है। क्या? 5 दिया हुआ है। अब प्रश्न में कह रहा है 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर n गुना 5 बराबर 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 2 गुना 5, यही हमें निकाल। तो n बराबर जो हमारा क्या हो गया, ये देखिए n 2 के बराबर हो जाएगा। आंसर हमारा 3 का बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। 20%, 20% तथा 10% के क्रमिक बट्टों का एक समतुल्य बट्टा जो है वो क्या होगा? यानी 3 जो है यहाँ पर बट्टा दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो है 20-20 का समतुल्य बट्टा निकालते हैं। 20 + 20 - 20 गुना 20/100, ये हो जाएगा 40 - 4 कितना हो जाएगा? 36% होगा। अब 36 से आप 10 के निकालते हैं। 36 + 10 प्लस प्रश्न होगा, सॉरी माइनस में बट्टा है, तो 36 गुना 10/100, ये हो जाएगा 46 - 3.6 यानी 42.4%। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि एक अपरिमेय संख्या के लिए निम्नलिखित में कौन सत्य है? कौन सत्य है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, दशमलव रूप अशांत अनावर्ती होता है। दशमलव रूप अशांत अनावर्ती जो है वो होता है। -3/10 में से -2 घटाने पर परिणामी मान क्या हो जाएगा? तो -3/10 में से -2 घटा रहे हैं,
तो ये हो जाएगा -3/10 + 2 यानी 2 दूनी 20 माइनस ये कितना हो गया 17/10 यानी 1.7/10। आंसर हमारा जो है ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। एक परीक्षार्थी को परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए उसे 55% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। यदि उसे 120 अंक प्राप्त होते हैं तो वह 78 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो परीक्षा में कुल अंक कितने हो गए? तो 120 अब प्लस जो है 78 जोड़ देंगे तभी तो पास होता, तब वो 55% के बराबर हो जाएगा। क्या? बराबर हो जाएगा। यानी 55% बराबर जो हमारा हो गया 198, दोनों को जोड़ दिया 198। तो 100% बराबर जो हो जाएगा कितना 198/55 गुना 100 कर दीजिए, काट पीट गया 18 गुना 20 कितना हो जाएगा 360। आंसर हमारा बी होगा। चलिए इतना में निम्नलिखित में किसके बराबर है, एक दिया हुआ है और इसे हल करके किसके बराबर जो है वो करना है। तो इससे कर सकते हैं कि x माइनस बाई यानी x² माइनस बाई स्क्वायर है, इसका मान जो है एक बार जोड़ एक बार घटाव है यानी x² माइनस बाई स्क्वायर, ये हो जाएगा x² प्लस बाई स्क्वायर, ये हो जाएगा x4 प्लस बाई 4 हो जाएगा। अब यहाँ देख लीजिए कि यहाँ पर x के पावर 4 माइनस बाई के पावर 4 हो जाएगा, यहाँ पर लेके एक बार जोड़ है एक बार घटाव है, x4 माइनस बाई 4 ये हो जाएगा, ये x4 प्लस बाई 4 हो जाएगा। क्या है? बाई 4। यहाँ पर होगा ना कि एक बार जोड़ है, जैसे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी को क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं ना a² माइनस b², तो वही किया गया है। तो इतना हो गया। फिर इसे भी फिर से करेंगे तो x के पावर 8 माइनस बाई के पावर 8 होगा। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा सी हो जाएगा, 8 का सी हो जाएगा। यहाँ जो है बस एक ही फार्मूला जो है मेन लग रहा है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है a² माइनस b²। एक धनराशि को ए, बी और सी के बीच जो है 5, 7 और 15 के अनुपात में वितरित किया जाता है। यदि कुल धनराशि में से बी का हिस्सा जो है वो 1400 है तो कुल धनराशि जो है हमें ज्ञात करना है। तो ए, बी, सी है 5, 7 और 15 क्या है 7 यूनिट बराबर जो है वो दिया हुआ है कितना 1400। क्या है? 1400। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया 200 हो गया। कुल धनराशि कितना हो गया 15, 5, 20, 27 यूनिट। तो 27 गुना 200 कितना हो जाएगा 5400। क्या है? 5400। आंसर हमारा डी हो जाएगा। एक नल एक टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। आधी टंकी भरने के बाद इसी तरह के 3 और नल खोल दिए जाते हैं। टंकी को पूरी तरह से भरने में कुल कितना समय जो है वो लगेगा? ए जो है वो 6, बी भी जो है 6 और सी भी जो है 6 और डी जो है वो 6। कह रहा है कि एक नल एक टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। आधी टंकी भरने के बाद इस तरह के 3 और नल खोल दिए जाते हैं, मैंने 3 और नल जो है वो खोले जाते हैं। तो पहले इस तीनों के जो 6 क्षमता मतलब 6 जो है समय लगता है, तो कार्य कितना हुआ 6 मान लेते हैं, इसका 1 क्षमता मान लेते हैं, 4 हो गया। अब कह रहा है कि कार जो है आधी टंकी भर गया यानी 3 बच रहा है और एक साथ इस तरह 3 और नल खोल दिया जाता है। अब एक साथ और खोल दिया गया, तो 3 तो पहले 1 खोला गया था, अब जो 3 बचा है उसमें 4 को खोल दिया गया। क्या है? 4 को खोल दिया गया। यही ना हमारे पास कह रहा है टोटल कितना समय लगेगा। तो ये तो हो जाएगा 3 अब प्लस 3/4 और ये जो है वो 60 से गुना कर दीजिए ताकि जो मिनट वाला है 3/4 घंटा है वो मिनट में आ जाए। तो 3 घंटा तो ये हो गया, और 3/4 को हम 45 मिनट लिख सकते हैं। समझ में? आधा जो है वो 1 खोल के चला, तो 3/1 समय लगा, प्लस जो आधा कार्य बचा है उसमें 4 खोल दिया गया, तो ये हो गया, दोनों का समय जोड़ दिया गया, तो 3 घंटा 45 मिनट हो जाएगा। 2 संख्याओं का योग 58 है, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 18 अधिक है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। माना कि एक संख्या जो है पहली संख्या x प्लस 18 है, तो दूसरी संख्या क्यों चाहिए x है। अब x प्लस 18 प्लस x बराबर जो है 58 है, 2x बराबर कितना हो गया 40, तो x बराबर जो हो जाएगा वो 20 हो जाएगा। बड़ी संख्या बराबर कितना हो जाएगा x प्लस 18 यानी 20 प्लस 18 38 हो जाएगा। क्या है? 38। आंसर हमारा डी हो जाएगा। 11 से 90 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य है? क्या है? 7 से विभाज्य है। मान लिया कि क्या होगा, एक 14 विभाज्य होगा, 21 होगा, इस तरह जो है 84 आखिरी विभाज्य होगा। तो अभिष्ट संख्या बराबर जो हमारे पास आ जाएगा अंतिम पद 84 माइनस प्रथम पद 14 बटा जो है क्या हो जाएगा अंतिम पद माइनस प्रथम पद, अब बटा जो हो जाएगा 7 अब प्लस 1, क्योंकि 7 से हम डिविजिबल कर रहे हैं। तो ये हो गया कितना 14, ये 70 आ गया, अब बटा 7 अब प्लस 1 यानी 10 अब प्लस 1 11। आंसर हो जाएगा 11। क्या है? 11 हो जाएगा।
तीन संख्याओं का गुणनफल उनके लसा और मसा के गुणनफल होता है, यह कथन जो है वो क्या हो जाएगा? तो ये सही नहीं है। माना कि मसा जो है, कह रहा है कि तीन संख्याओं का गुणनफल उनके लसा और मसा का गुणनफल होता है। माना की संख्या जो है h है, पुनः माना की संख्या कितना हो गया? hx, hy और hz है। क्या है? मसा अगर दिया हुआ है h है तो संख्या कितना हो गया? इतना हो गया। लसा हमारा जो है क्या हो जाएगा? लसा हो जाएगा hx बाई z हो जाएगा। संख्याओं का गुणनफल hx गुना hy गुना hz, ये हो गया h3x बाई z है। दोनों बराबर है, ये नहीं है। यहाँ गुणनफल ये हो जा रहा है, मसा ये हो रहा है, और ये हमारा जो है तीनों संख्या गुणनफल उनके मसा का गुणनफल के बराबर होगा। ये होगा ही नहीं, क्योंकि अगर लसा है h है और ये तो स्क्वायरे में है, यहाँ क्यू में आ जाएगा, तो ये सही नहीं है। द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 बराबर 0 में कौन सा हल जो है संभव है? तो 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस x माइनस 3 इक्वल टू 0 कर देते हैं। 2x कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ हो जाएगा कितना? x माइनस 3, ये हो जाएगा 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये हमारा कितना हो गया? x बराबर 3 और ये हो जाएगा x बराबर माइनस 1/2। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 14 के a हो जाएगा 3। कौन सा संभव है? 3 जो है वो संभव है। अगला है एक द्विघात बहुपद जिनके मूलों का शून्यकों का योग जो है 0 है तथा एक शून्यक 4 है, तो वह बहुपद होगा। क्या है? वह जो है वो बहुपद क्या होगा? कह रहा है कि जिनके मूलों का शून्यकों का योग 0 शून्य है तथा एक शून्यक 4 है, यानी हमें है दूसरा, माना कि दूसरा मूल जो है बीटा मान लेते हैं। क्या है? बीटा मान लेते हैं। अब प्रश्न से 4 प्लस बीटा बराबर जो है वो 0 है, तो बीटा बराबर क्या होगा? -4। अब दो मूल अल्फा और बीटा से बना द्विघात समीकरण क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस होता है अल्फा इंटू बीटा, तो यह होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स प्लस 4 इंटू -4 बराबर होगा एक्स स्क्वायर माइनस 16। आंसर हमारा जो हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। ब्लैकबेरी ने अपने पतलून पर 25% की छूट की घोषणा की। विवेक दुकान चला गया, वह छूट पर 400 रुपया बचाना चाहता था। ऐसा करने के लिए उसे कितने पतलून खरीदने चाहिए यदि प्रत्येक पतलून की कीमत 320 है? तो दिया गया है कि प्रत्येक पतलून की कीमत 320 है। प्रत्येक पतलून पर बचत जो होगा 320 गुना 25/100 यानी 80। क्या है? क्योंकि 25% की छूट है तो 80 जो है वो छूट है। तो विवेक द्वारा खरीदे गए पतलूनों की संख्या कितनी है? तो 400/80 यानी 5। क्या है? 5। ब्लैकबेरी ने अपने पतलून पर 25% छूट की घोषणा किया। विवेक दुकान चला गया और वह छूट पर 400 बचाना चाहता है। ऐसा करने के लिए उसे कितने पतलून खरीदने चाहिए? तो एक पर जो है 80% की छूट है, 25% के तो 80 रुपया के, तो 4 गो है तो 5 खरीदना होगा। मैंने 400 इसे बचाना है तो 5 खरीदिएगा तो 8 बचे क्या 40, 400 हो जाएगा। यही हमारी बचत होगी। तो आंसर हमारा कितना हो गया? आंसर ए हो जाएगा। यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज 40 और चक्रवृद्धि ब्याज जो है 41 है, तो मूलधन जो हमारा क्या हो जाएगा? तो 2 वर्ष का जो है SI 40 है, 1 वर्ष का SI कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 2 वर्ष का जो है CI कितना है? 41 है, तो ब्याज प्रतिशत जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? 41 माइनस 40/20 गुना 100 बराबर 5%। तो मूलधन जो हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा? 20। ब्याज 20 गुना 100 बटा दर 5 गुना 1, ये 400 हो जाएगा। क्या है? 400। आंसर हमारा बी होगा। 18 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मन्नत धारा के साथ 7.5 घंटे में एक दूरी तय करता है, जबकि धारा के विपरीत वही दूरी तय करने में 10.5 घंटे लगते हैं। शांत पानी में 2 तरफ की यात्रा करने के लिए उसे कितने घंटे जो है वो लगेंगे? तो माना कि शांत जल में नाव की चाल जो है x किलोमीटर, धारा की चाल y किलोमीटर, दूरी d है। x प्लस y बराबर होगा d बटा 10.5 यानी 2d/21 होगा। x प्लस वाई नहीं, x माइनस वाई होगा। यहाँ पर जो हो जाएगा वो हो जाएगा x माइनस वाई बराबर जो है d बटा 10.5 2d/21। एगो होगा x प्लस वाई बराबर d बटा 7.5, ये होगा 2d/15 हो जाएगा। ये दोनों इक्वेशन है। अब इसमें से हमें कर देना है कि 2x बराबर कितना हो गया? 2d/15 प्लस 2d/21। क्या है? 21 हो गया। दोनों के जोड़ेंगे तो y खत्म हो जाएगा, 2x आ जाएगा। यहाँ से x के मान निकल जाएगा 4d/35। जब हल कीजिएगा इधर लीजिए तब 4d/35 हो जाएगा। तो अभीष्ट समय जो हमारे पास आ जाएगा वो कितना होगा? d प्लस d बटा 4d/35। यही ना लगा?
ये हो गया 35/2 यानी 17.5 घंटे। आंसर हमारा बी हो जाएगा। एक ट्रेन जिसकी कीमत जो है 67.5 किलोमीटर पर घंटा है, 9 सेकंड में एक खंभा और 29 सेकंड में प्लेटफॉर्म पार करती है, प्लेटफॉर्म की जो है लंबाई क्या होगा? ट्रेन की चाल कितना है? 67.5 किलोमीटर पर आवर, यानी हो जाएगा 67.5 को बदल दीजिए मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से गुण कर दीजिए, ये हो जाएगा ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड। प्लेटफॉर्म की लंबाई 67.5 गुना 5/18 और गुना ये हो जाएगा 29-9 मीटर, तो ये हो गया 67.5 गुना 5 और गुना 20/18 मीटर, यानी 375 मीटर। आंसर हमारा बी होगा। एक खिलौने का अंकित मूल्य जो है 1800 था, बिक्री के दौरान 20% और 15% के सिलसिलेवार 2 छूटें दी गई, खिलौने का विक्रय मूल्य कितना होगा? क्या है? विक्रय मूल्य जो है कितना होगा? तो 20% 15% की छूट दिया जाएगा, तो 20 + 15 - 20 गुना 15/100, एकल छूट निकाल लेते हैं इससे, 35 - 3 बराबर ये हो जाएगा 32%। अब 1800 के जो है वो 32% छूट दे रहा है, तो ये बिक्री कितना होगा? ये 68% पे 68/100 कर दीजिए, यानी 1224 में। आंसर हमारा बी होगा। तोरसा ने 2250 के साथ एक कारोबार शुरू किया, जबकि कुछ महीनों के बाद त्रिशा 2880 का निवेश कर दिया। यदि 12 महीनों के अंत में तोरसा के निवेश के समय से लाभ को तोरसा और त्रिशा द्वारा 25:24 के अनुपात में बांटा जाता है, तो त्रिशा ने कितने महीनों के लिए निवेश जो है वो किया था, ये हमें निकालना है। तो माना कि त्रिशा ने x महीनों के लिए निवेश किया, तो 2250 गुना 12/2880 और गुना x बराबर कितना होगा? 25/24। बस x का मान निकाल लीजिए, 2250 गुना 12 गुना 24 बटा 2880 प्लस 25, 2880 गुना 25, काटपीट कीजिएगा 9 होगा। 9 महीने के लिए वो निवेश किया गया था, सी होगा। नीचे दी गई संख्याओं में कौन सी संख्या 24 से जो है पूरी तरह विभाज्य है? तो 24 से विभाज्य होने के लिए जो है क्या कीजिएगा? 3 और 8 के विभाज्य का कंडीशन देख लीजिएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा 57,528। 15% के लाभ और 9% की हानि के बीच का अंतर 768 है, जहाँ जिसकी बात की जा रही है उस वस्तु का लागत मूल्य क्या हो जाएगा? माना कि लागत मूल्य x है, प्रश्न से x गुना 115/100 माइनस x गुना 91/100 बराबर कितना है? 768। तो ये हो जाएगा 115x माइनस 91x बराबर 76,800, तो 24x बराबर है 76,800, x बराबर कितना होगा? 3200। क्या है? तो वस्तु का लागत मूल्य कितना हो गया? तो वो हो जाएगा 3200। क्या है? 3200। एक और मेथड से भी बना सकते हैं कि यहाँ पर 15% 9% बराबर हो गया 768, यानी 24% बराबर हो गया 768, तो 100% बराबर हो जाएगा 3200। क्या है? 1% निकाल दीजिए तो 32 आ जाएगा, फिर वही हमारा 100% निकाल दीजिए। 24 के कह रहा है कि 150, 225 और 375 का मासा जो है वो कितना होगा? तो ये तोड़ना होगा, 150 को तोड़ दीजिए 2 गुना 3 गुना 5 गुना 5 में, 225 को तोड़िए 3 गुना 5 गुना 3 गुना 5 हो जाएगा। उसी तरह 300 जो है 75 को तोड़िएगा 3 गुना 5 गुना 5 गुना 5 होगा। अब इसमें कॉमन ढूंढिए, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 5, बस 3 गुना 5 गुना 5 हो जाएगा, यानी 75 जो है हमारा आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। चलिए अगला है, ए बी से दुगुना कुशल है, बी सी से 3 गुना कुशल है। यदि अकेले सी कोई काम 30 दिनों में पूरा कर सकता है, तो वे एक साथ मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? तो ए और बी की क्षमता की बात करें तो है 2:1, बी और सी की बात करें तो 3:1 है। तो ए बी सी की क्षमता के अनुपात 2 गुना 3:3 गुना 1 अनुपात जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये हो गया कितना? 6:3:1 है। अब कुल काम क्षमता गुना समय, यानी 1 गुना 30, यानी 30 हो जाएगा। तो तीनों द्वारा मिलकर काम समाप्त करने में लगा 30 जो है, और क्योंकि सी का क्षमता 1 है और 1 जो है 30 दिनों में कर रहा है, तो कुल काम निकल गया ना 30। अब मिल के अगर करेगा तो 6 + 3 + 1 के क्षमता से, तो 30/6 3 1 10, 3 दिन में जो है काम समाप्त हो जाएगा। आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। अगला है, एक हवाई जहाज 250 किलोमीटर पर घंटा की गति से 4 घंटा में एक निश्चित दूरी तय करता है। 1 घंटे 40 मिनट में उसी दूरी को तय करने के लिए उसकी गति क्या होना चाहिए? तो हमें सबसे पहले जो है वो क्या निकालना होगा? कुल दूरी। कुल दूरी जो हो जाएगा वो कितना होगा? 250 गुना 4 बराबर हो जाएगा 1000। अब कह रहा है
जो है 1 घंटा 40 मिनट की उस दूरी को तय करने में कितना लगेगा। 1 घंटा 40 मिनट को 5/3 घंटा लिख सकते हैं, 5/3 घंटा लिख सकते हैं। तो दूरी जो है 1000, 5/3 से भागा दे देना है, ये हो जाएगा 600 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से। आंसर हो जाएगा सी। यदि बिक्री मूल्य को 3 गुना किया जाए, बिक्री मूल्य को 3 गुना किया जाए तो लाभ 5 गुना हो जाता है। यानी यहाँ क्रय मूल्य जो है x है, लाभ जो है वो y है, विक्रय मूल्य जो है x प्लस y हो जाएगा। अब प्रश्न से 3 गुना x प्लस y किया जाए, यानी जो है विक्रय मूल्य को 3 गुना किया जाए तो उसमें से क्या है x घटा देंगे ना क्रय मूल्य, तब ये लाभ जो हो जाएगा 5 गुना y हो जाएगा। क्या है, लाभ जो है 5 गुना। बस इसी को हमें हल करना। जब इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2x बराबर 2y, x बटा y बराबर जो होगा 1:1 हो जाएगा। यानी लाभ जो है वह 100% है। नेक्स्ट है 6561 के वर्गमूल जो है को ज्ञात करके इस संख्या को अपने वर्गमूल से विभाजित किया जाए, परिणामी ज्ञात करें। 6561 के वर्गमूल ज्ञात करके इस संख्या को अपने वर्गमूल से विभाजित किया जाए। तो इसका 6561 किसका वर्गमूल है, तो ये 81 गुना 81 का है। अब 81 के संख्या को वर्गमूल से विभाजित किया जाए करके इस संख्या को अपने वर्गमूल से विभाजित किया जाए, तो 81 इसका वर्गमूल निकले 9 है, और 81 को 9 से भागा देंगे तो 9 ही आएगा। आंसर हमारा जो है बी होगा। क्या है, बी। पहले एक वर्गमूल निकला, उसको जो है वर्गमूल निकाल के उससे भागा दीजिए तो हमारा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 9। 11 से विभाजित होने वाले सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या के अंकों के योग और 13 से विभाजित होने वाले सबसे छोटी 4 अंकों वाले संख्या के अंकों का योग का जो है गुणनफल ज्ञात करना है। तो हमें 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो आता है वो 1000 होता है। अब 11 से विभाजित होगा वो 1001 है सबसे छोटी, 13 से विभाजित होने वाले 4 अंकों के सबसे 1001 है। अब कह रहा है कि अंकों का योग, तो इसका जो है अंकों का योग 2 हो गया, इसका भी अंकों का योग 2 हो गया, 2 2 4 हो गया। आंसर हमारा सी आ जाएगा। एक छात्र जो है, छात्र के अंक जो है 68 के बजाय 88 के रूप में दर्ज किए गए थे। इस कारण कक्षा में औसत अंक 0.5 बढ़ गए। कक्षा में छात्रों की संख्या क्या है, 68 से 88 कर दिया गया, यानी 20 बढ़ा दिया गया। अब 20 बढ़ाने से 0.5 बढ़ गया। अगर 1 बढ़ता तो 20 लड़का है, 0.5 बढ़ा है तो 40 लड़का होगा। आंसर हमारा 30 के डी हो जाएगा। क्या है, डी हो जाएगा। इस तरह भी कर सकते हैं कि 88 माइनस 68 बटा 0.5 कर दीजिए, 20 गुना 10/5 हो जाएगा, ये 40 होगा। इस तरह तो डी होगा। ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 1 जो है ये कार्यालय परिचारी का है। सबसे पहले हम लोग जीके देखे थे, उसके बाद हिंदी सेक्शन, उसके बाद मैथ जो है आखिरी सेक्शन में हम रखे थे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।